हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप सभी के पास मॉडल सेट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे आप सभी के पास क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, धीरे धीरे आप सभी के पास जितनी क्लासेस तुम्हें ज़रूरत है वो सारी की सारी आई जा रही हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि जो तुम्हारा पहला लेक्चर था तुम्हारे सेल बायोलॉजी का, तुमने देखा, बहुत से लोगों ने सराहना की, बताया मुझे कि भाई अच्छा पढ़ा रहे हो, थोड़े बहुत हिंदी में शब्द यूज करें। कोई बात नहीं, देखो जो तुम्हारी कल क्लास आएगी उसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तैयार रहना, तुम्हारे भाई के साथ बने रहना। आज सबसे पहले सोल्व करते हैं तुम्हारे नर्सिंग असिस्टेंट का एक मॉडल पेपर। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस भी हैं, इसके साथ साथ कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी होंगे। देखो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड क्वेश्चंस देख के मैं तुम्हें एक बार में बिठा दूं। मेरा मानना इतना है, देखो मैं ये मानता हूं कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पेपर में वैसे के वैसे हूबहू क्वेश्चंस मैं तुम्हें यहां लेके आऊं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये तुम देख लो भाई। पहला क्वेश्चन तुम देख रहे होगा, कैसा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं अच्छा क्वेश्चन। इसके अलावा तुम्हें बहुत इजी क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो अगर मैं तुम्हें इजी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं ना तुम्हारे लिए, तो ये मान लेना भाई वो इजी क्वेश्चंस आते हैं, और आते हैं तो मतलब करोगे तुम भी। देखो जैसा तुम्हारे पिछले साल का पेपर देखा, बहुत इजी था। उससे पहले भी पेपर देखे, उसके अंदर मॉडरेट लेवल था। इस बार भी मानो, मैं नहीं कह रहा कि हार्ड पेपर आएगा, मैं मान के चलता हूं कि मॉडरेट ही पेपर आएगा। वैसे ही मैं सवाल लेके आता हूं, तो बिना किसी देरी के देखो सवालों के साथ बनते रहते हैं और सवालों करते रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखो और लगाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें सवाल आता है तो मेरा वही मानना है, सबसे पहले सवाल देखो, सवाल देखने के बाद चारों ऑप्शंस देखो। अगर तुम ऑप्शन काट सकते हो तो ऑप्शन काटो, अगर नहीं काट सकते हो तो सवाल के अनुसार ऑप्शन लगाने की कोशिश करो। तो सवाल कहता है कि ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स, तुम्हें सबसे पहले पता है कि प्लेटलेट्स होती क्या है, कहाँ से बनती हैं। ये बोलता है कि रिलीज कौन सा एंजाइम रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, कौन सा एक चीज रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है भाई, तो लगाने की कोशिश करो। तो मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहले तो इसका आंसर लगाते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करती है कौन? प्लेटलेट्स। क्या रिलीज करती है भाई? प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं प्रोथ्रोम्बिन, जो कि तुम्हारे ब्लड कोगुलेशन में काम करवाता है भाई। ब्लड कोगुलेशन का मतलब तुम्हारे खून के बहाव को रोकता है भाई। ठीक है भाई। दूसरी चीज मैं तुमसे बात करता हूं कि प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन किस चीज में हो जाता है कि वो ब्लड क्लोट करवा दे भाई। ठीक है भाई, कन्वर्जन किस में होगा? ये प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है तुम्हारे थ्रोम्बिन में। किस में बदल जाता है भाई साहब? तुम्हारे थ्रोम्बिन में। तो ये याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन हो जाता है तुम्हारे थ्रोम्बिन में, और करवाता कौन है भाई? करवाता है तुम्हारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। कौन करवाता है भाई? थ्रोम्बोकाइनेज। तो याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन करवाता है किसमें? थ्रोम्बिन में। कौन करवाता है? थ्रोम्बोकाइनेज। अगर मैं तुमसे बात कहूं कि ये जो प्रोसेस होती है ब्लड कोगुलेशन की, यानी कि खून के थक्के बनाने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को बोलते क्या भाई? अगर मैं बात कहूं इस प्रोसेस को बोलने की, तो वो होती है तुम्हारी कैस्केड प्रोसेस भाई। क्या होती है तुम्हारी? कैस्केड प्रोसेस। तो ये याद रखना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं तुम्हारी कैस्केड प्रोसेस। अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं इसी सवाल के साथ, ठीक है भाई, तुम्हारे इस सवाल के अंदर तुम्हारे दो तीन चीजों को पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोकाइनेज होता क्या है, कहां से रिलीज होता है, क्या करवाता है, इसके अलावा इस प्रोसेस को बोलते क्या है। ठीक, इतनी चीजों का तुम्हें पता लगा। अगर इसके बाद में बात करूं कि इस प्रोसेस के अंदर कौन से एक आयन, कौन से मिनरल का यूटिलाइजेशन होता है, काम में आता है, ताकि वो इस प्रोसेस को निर्माण को, मतलब इस प्रोसेस की पूर्णता कर दे, मतलब इस प्रोसेस को पूर्ण कर दे, वो होता है तुम्हारा कैल्शियम आयन भाई। क्या होता है तुम्हारा? कैल्शियम आयन। ठीक है भाई, यानी कि कैस्केड प्रोसेस, यानी कि कोगुलेशन वाली प्रोसेस के अंदर यूज आने वाला जो आयन होता है वो कौन सा होता है भाई? वो तुम्हारा होता है कैल्शियम आयन। इसके अलावा बात होती है तुम्हारे थ्रोम्बिन की, प्रोथ्रोम्बिन की और थ्रोम्बोकाइनेज की, वो सारी चीजों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, पहला सवाल सबको डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लो भाई। अगला सवाल कहता है कि व्हेन वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि एनएफपी, ये कौन से सन में आई थी, इसका काम क्या था? सबसे पहली चीज तो ये सवाल है डाटाबेस, और डाटाबेस कहां का सवाल है? तुम्हारे इकोलॉजी का सवाल है भाई। कहां का सवाल है? इकोलॉजी का। तो जल्दी से जल्दी आंसर लगाने की कोशिश करो कि कब आई थी भाई? 1946 में आई थी, 88 में आई थी, 65 में या 86 में? तो ये आई थी भाई साहब 1988 में। और इसका काम क्या था भाई? इसका काम था कि अपने फॉरेस्ट को बचाना भाई। ठीक है, यानी कि जितने भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा था उनको बचाना कटने से। ठीक है, कब आई थी? 1988 में, याद रखना भाई। ठीक है, अच्छा लगा सवाल? अच्छा लगा तो आगे बढ़े अगले सवाल की ओर।
ठीक है भाई। अगला सवाल कहता है कि विच इज द ट्री, ऐसा कौन सा पेड़ है जो कि पॉपुलर है बाय द नेम्स ऑफ ग्रीन गोल्ड, यानी कि हरे सोने के नाम से पॉपुलर है भाई। सबसे पहली चीज सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये दिखा कि ग्रीन गोल्ड के नाम से कौन सा पेड़ कहा जाता है। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लेकिन हरे सोने के नाम से तो कहा ही जाता है, इसके अलावा उसे बोलते हैं डिजास्टर्स, यानी कि हानिकारक है फ्रॉम ए इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं दोनों पीओवीज की बात करता हूं। सबसे पहली बात मैं करूं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी मैं बात करूं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात, ये ग्रीन गोल्ड कहां क्यों जाता है, यानी कि हरा सोना, सोने का नाम से ही आ रहा है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें दे रहा है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज तो उस पेड़ का नाम दे दूं मैं, वो तुम्हारा होगा भाई साहब यूकेलिप्टस। कौन सा होगा, यूकेलिप्टस। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा सी। अब बात करूं कि यूकेलिप्टस होता क्या है, ये होता है तुम्हारा सफेदा। अब जहां भी तुम गए होगे रास्ते वगैरह में, तुमने देखा होगा सफेदे के पेड़, और तुमने सुना भी होगा कि सफेदे के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो बहुत अच्छी अच्छी जगह काम आती है भाई। ठीक है, अब सफेदे के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो भाई होती भी बहुत महंगी है, तो यानी कि इसकी जो यील्ड होती है वो तुम्हें देती है हाई इनकम। कैसा है भाई साहब, इनकम का सोर्स है, यानी कि तुम्हें पैसे बनाकर देती है, साफ सीधी बात, इकोनॉमी के वे से। अगर बात करूं मैं इकोलॉजिकल पीओवी से, तो ये तुम्हारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हानिकारक है। कैसे, अगर मैं बात करूं इकोलॉजिकल पीओवी की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सफेदे के पेड़ की जो रूट्स होती हैं भाई, क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, वो कैसे कैसे फास्ट ग्रो करती हैं भाई। कैसे ग्रो करती हैं, बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, और इसकी वजह से वो आसपास के जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं, यानी कि जितनी भी आसपास की मिट्टी होती है उसके पानी को खींच लेती हैं भाई। क्या कर लेंगी, पानी को खींच लेंगी, यानी कि पानी की डिफिशियंसी कम कर देगी भाई साहब। किसकी, पानी की डिफिशियंसी कर देंगी। दूसरी चीज अगर मैं बात बताऊं कि ये जो पेड़ है कौन सा, सफेदा, इसकी जो रूट्स होती हैं वो आसपास के जितनी भी सराउंडिंग्स, तुम्हारा जो भी मिट्टी रहेगी उसके अंदर क्या काम कर देंगी, जो फर्टिलिटी होती है उसको क्या कर देंगी भाई साहब, कम कर देंगी। इतनी चीजें याद रखना। ठीक है भाई, अच्छा लगा सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहली चीज सवाल देखो, वही मेरा हमेशा की तरह नारा है कि सवाल देखो और आंसर लगाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें आंसर आता है तो सबसे पहले कमेंट में करो कि भाई इस ऑप्शन का आंसर ये होगा, फिर देखते हैं तुम्हारा आंसर सही होगा या गलत। सबसे पहली चीज कि द सोर्स ऑफ द डाइस्टेज एंजाइम। अब सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि डाइस्टेज एंजाइम कौन सी क्लास, कौन से ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है भाई। तो मैं कहूं कि ये जो एंजाइम होता है वो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, जिसके अंदर पाई जाती है तुम्हारी एमाइलेज एंजाइम। क्या भाई, एमाइलेज एंजाइम। अगर मैं तुम्हें पता हो तो सबसे पहली चीज तुम्हें यह पता होता है कि जो तुम्हारा डाइजेशन होता है खाने का, वो तुम्हारा शुरू होता है किससे, मुंह से। तो मुंह से शुरू होता है, वहां पर तुम्हारी होती है सलिवरी ग्लैंड, और जो सीक्रेट करती है तुम्हारा सलाइवा। क्या सीक्रेट करती है भाई साहब, सलाइवा। और उस सलाइवा के अंदर जो पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो जैसे एमाइलेज एंजाइम एंड डाइस्टेज एंजाइम। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज डाइस्टेज एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा, तुम्हारे सलाइवा में, जो कि सीक्रेट होती है कहां से, तुम्हारी सलिवरी ग्लैंड से, यानी कि तुम्हारी लार ग्रंथि से। आंसर चला जाएगा ए। ठीक है भाई, कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा, अच्छा ही था सवाल। पता लगा कि कौन से ग्रुप ऑफ एंजाइम से, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये एंजाइम। दूसरी चीज तुम्हें पता लगा कि ये रिलेटेड किस चीज से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और अपना 5वां सवाल कहता क्या है, यह कह रहा है कि हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। कैसे तो खैर मेरा काम नहीं है बताना, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा तुम्हें राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है। तो बेसिकली अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो मैक्सिमम एरिया होता है ना भाई साहब, यानी कि जो ज्यादातर जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो तुम्हारा किससे घिरा हुआ होता है भाई साहब, तुम्हारे डेजर्ट होता है भाई साहब। पता है ये सब चीजें। अगर डेजर्ट है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि जो वहां की एयर होती है वो कैसी होती है भाई, ड्राई होती है। कैसी होती है, ड्राई होती है, सूखी। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ का टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ की फिर से बात करूं तो यहाँ पर जो रेनफॉल होगी, यानी कि जो बरसात होगी वो बहुत कम होती है भाई। ठीक है, रेनफॉल कैसी होती है, कम होती है। तो राजस्थान की बात की जा रही है कि जो मैक्सिमम एरिया होता है वो डेजर्ट एरिया होता है। इसके अलावा जो यहाँ की एयर होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा रेनफॉल कैसी होती है, कम होती है। तो अगर ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं तो ये बोलता है हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड नहीं होता भाई, डार्क होता है, ड्राई होता है। कोल्ड नहीं होता भाई साहब, कैसा होता है, गर्म होता है। हॉट होता है और कैसा होता है, ड्राई होता है। तो आंसर चला जाएगा सी। क्लाइमेट कैसा होगा राजस्थान का, वो होगा तुम्हारा गर्म और शुष्क।
अच्छा लगा सवाल? अच्छा लगा तो आंसर लगाओ और आगे बढ़ो भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही मेरी बात कही हुई याद रखना, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस देखो और देखने के बाद आंसर लगाओ भाई। हर बार का भाई है, एंजाइम से मैं विटामिन से लेके आता हूं क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि एस्कोर्बिक एसिड का नाम कौन सा है भाई? क्या है भाई? एस्कोर्बिक एसिड का नाम किस विटामिन को दिया गया है? वो तुम्हारी दी गई है भाई साहब, विटामिन सी। क्या भाई? विटामिन सी। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं फिर से वही बात कि विटामिन B12 को बोलते क्या है? जैसे एस्कोर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं, वैसे ही विटामिन B12 को तो बोलेंगे भाई साहब तुम्हारे साइना कोबालामिन। ठीक है भाई, ये याद रखना कि साइनाकोबाल्मिन कौन सी विटामिन को बोलते हैं? विटामिन B12। अगले ही मॉडल सेट में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर से पूछूंगा कि किसको पता है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन को साइनाकोबाल्मिन बोलते हैं। भाई विटामिन के का भी तुम्हें पता है, विटामिन ए का भी तुम्हें पता है, तो बताना जरा कमेंट करके कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। फिर से वही विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चन, विटामिन के क्वेश्चन मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, हर बार आगे बोलता हूं कि विटामिन सारी की सारी याद कर लेना मेरे भाइयों। क्या कर लेना? सारी की सारी याद कर लेना। फिर से बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है कोज्ड बाय, खुद बता रहा है कि विटामिन डी से होती है। तो पहला सवाल यहीं से आता है कि विटामिन डी से होने वाली बीमारी कौन सी है भाई साहब? कौन सी है? रिकेट्स। अगली चीज के बारे में बढ़ते हैं कि इसकी कमी की वजह से होती है। अब बोलता है कि कौन से पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्ट करता है भाई साहब, यानी कि शरीर का कौन सा अंग अफेक्ट होता है कौन सी बीमारी में? रिकेट्स के अंदर, जो कि होती है किसकी डिफिशियंसी की वजह से? वो होती है विटामिन डी की वजह से। तो कौन सा होता है भाई? तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाती भाई। कौन सी? हड्डियां। तो यानी कि आंसर चला जाएगा सी। ठीक है भाई, कैसा लगा सवाल? मस्त। आज यार तुम्हारे पास सवाल आ रहे हैं अच्छे अच्छे सवाल, तो सारे लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो। फिर तुम्हारे मैथ वाले सर आएंगे, फिर तुम्हारी जीके वाली मैम आएंगी, वही सवाल लेके, वही अच्छे पिच्छे सवाल लेके तुम्हारे पास आएंगी। फिर अगला सवाल आता है 8वां सवाल, और अगला सवाल होगा क्या कह रहा है ये देखते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन के संदर्भ में। ठीक है भाई, कि व्हाट डज पीएम, पीएम का मतलब, अब यहां पर ये मत कर देना कि पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, अरे भाई वो नहीं है यहां पर। यहां पर होगा भाई साहब किसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर पीएम को कहेंगे क्या? क्या कहेंगे भाई? बताओ भाई। पोल्यूटेंट मैटर कहीं देख के लगा दो, अरे भाई पोल्यूशन कर रहा है तो यही होगा आंसर। ना ना, ऐसा बात नहीं भाई। पंजेंट, अरे ये पंजेंट का नाम तो तुम्हें पता होगा कि पंजेंट स्मेल कौन देता भाई? ये चीज सबसे पहले बताना कि पंजेंट स्मेल होती किसके अंदर है। ठीक है, ये किसी स्मेल से रिलेटेड। अगली बात करता हूं मैं पार्टिकुलेट मैटर की, यानी कि कणिकीय पदार्थ, यानी कि जो एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और उसी के अंदर पीएम का मतलब होता है भाई साहब पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है भाई? कणिकीय पदार्थ। 8वें का आंसर सी। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को। अच्छा है, अगर इजी है वैसे। देखो मैं तो ये मानता हूं कि डाटाबेस जितने भी सवाल हैं ना तो उसको एक नोटबुक में लिख लो भाई। जितने डाटा तुम याद रखोगे ना उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। देखो डाटा, मैं तो ये मानता हूं कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं डाटाबेस, तो डाटा जितने भी दिया जाए वो सारे के सारे याद कर लो भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल कहता है कि जो कर्नल बंट होता है, जो कि डिजीज होती है, बीमारी होती है, वो किसके अंदर होती है और किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? तो कौन कोज करता है, यानी कि कौन करवाता है इसको? तो अगर मैं कहूं कि कर्नल बंट नामक जो बीमारी होती है वो तुम्हारी होती है गेहूं के अंदर। किसके अंदर? गेहूं के अंदर। तो आंसर चला जाएगा बी। अगर मैं बात करूं ये डिजीज कैसी होती है, बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, फंगल होती है, जो तुम्हारी कर्नल बंट नामक जो डिजीज होती है ना भाई साहब वो तुम्हारी होती है फंगल डिजीज। कैसे? फंगल डिजीज। अब ये चीज ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा याद रखने की कि फंगस कौन सी थी वो कौन सी नहीं है। तुम बस इतना याद रखो कि जो कर्नल बंट नामक जो डिजीज होगी वो कौन सी क्रॉप के अंदर होगी, यानी कि तुम्हारे गेहूं में होगी, और किससे होती है? वो तुम्हारी होती है भाई फंगस से। ठीक है भाई, इतना ही तुम्हें याद रखना है, ये सब चीजें याद रखो। अगले सवाल की ओर देखते हैं, और अगला सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट पोल्यूटेंट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए। तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड है? SO2 है? नहीं भाई। क्या CO2 है? हाँ भाई CO2 है, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है CO2 भी एक पोल्यूशन क्रिएट करने वाला। ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं N2O की, मतलब NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
तो ये जो तुम्हारा होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काम आता है किसके अंदर, जो कि इंडोर एयर पोल्यूशन करवाने के। ये भी होता है लेकिन कम मात्रा में भाई साहब। मोस्टली कौन सा होता है तुम्हारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आंसर चला जाएगा सी। कौन सा चला जाएगा भाई, सी। याद रखना इस चीज को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है कि इन द क्लास ऑफ फूड, कौन से भोजन की कौन सी क्लास के अंदर द अमाउंट ऑफ कैलोरीज की मात्रा पर यूनिट मास क्या होती है, मैक्सिमम होती है भाई। क्या होती है, मैक्सिमम। यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरीज कौन से फूड में पाई जाती है भाई, बताओ जल्दी से। देखा अब तुम्हारा जल्दी से आंसर जाएगा, अरे कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अरे विटामिन प्रोटीन्स, नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि जो अगर तुम्हें खाने के अंदर प्रोटीन्स ले रहे हो तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें मिलती है, नहीं मिलती। अगर मैं बात करूं तुम्हारे फैट्स की, तो फैट्स के अंदर क्या होता है भाई साहब, तुम्हारे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है वो होती हैं। अगर मैं बात करूं कितनी होती हैं, इनसे कितनी ज्यादा होती है। अगर मैं कहूं कि लगभग तुम्हारे जो फैट्स होते हैं उनके अंदर 8 से 9 किलो कैलोरीज होती है भाई, ठीक है। और इनकी बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के अंदर लगभग 4 किलो कैलोरी होती है भाई, ठीक है। पर यूनिट मास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ग्राम की बात करें तो 8 से 9 कैलोरी हो जाएगी, पर केजी की बात करें तो वैसे हो जाएगी भाई। तो इनके अंदर लगभग इनसे दुगनी होती है भाई। कितनी होती है, इनसे ट्वाइस होती है। किसके अंदर, फैट्स के अंदर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर प्रेजेंट इन द विच क्लास ऑफ फूड, वो हो जाएगी तुम्हारी फैट्स के अंदर। तो आंसर चला जाएगा बी। क्या चला जाएगा भाई, बी आंसर चला जाएगा। कैसा लगा सवाल, अच्छा है। अगर सवाल अच्छा है तो लाइक करना और आगे बढ़ना। और उन लोगों को देखो, मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, देखो सवाल तो मैं करवा ही रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सवाल अच्छे करवा रहा हूं मैं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो तुम्हें कंटेंट दे रहा हूं वो बहुत अच्छा दे रहा हूं, तो जो भी तुम्हारा भाई नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, उन भाइयों को ये चीजें भेजो और उन्हें बताओ कि यार ये कंटेंट अच्छा है। और तुम्हें लगना चाहिए कि यार ये कंटेंट अगर अच्छा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन में कितनी चीजें बताई जा रही हैं, तो भाई भेजो उन्हें और बताओ कि यहां देखो भाई, इनको करो, सवालों को काम आएंगे तुम्हारे लिए भी, ठीक है भाई। फिर भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी कि समुद्रों के अंदर लगभग कितना प्रतिशत कार्बन, यानी कि टोटल कार्बन का कितना प्रतिशत पाया जाता है ओशियंस में। तो मैं तुम्हें बताऊं कि लगभग 70%। कितना भाई, 70%। वो कितना होगा 70%, ये भी याद रखना, लगभग 40,000 बिलियन टन। कितना भाई, 40,000 बिलियन टन कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओशियंस के अंदर प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट, 70%। तो आंसर चला जाएगा अभी, ठीक है भाई। आगे बढ़े, हो गया सवाल तुम्हारा। हाँ तो भाई अगला सवाल, और अगला सवाल कहता है कि व्हाइटनिंग ऑफ द टिप्स ऑफ मेज लीव्स इज एन इंडिकेटर ऑफ। यानी कि मक्के की जो पत्तियों का जो ऊपर वाला भाग होता है, सिरा होता है, टिप होता है, उसका सफेद रंग किसकी वजह से होता है और किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, बताओ भाई। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, मैंगनीज की डिफिशियंसी की वजह से होगा, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से होगा, या फिर जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होगा भाई। तो आंसर चला जाएगा डी, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होता है। कौन सा तुम्हारा, व्हाइटनिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द मेज लीव्स। यानी कि मक्के की पत्तियों के जो टिप होती है उसका सफेद हो जाना किसकी वजह से, जिंक की वजह से। मैं हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करता हूं क्योंकि तुम सुनोगे उस चीज को तो सुनोगे तो ज्यादा याद होगा। कान खोल के बैठा करो, अगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है तो कान खुले होने चाहिए। हर एक सवाल को सुनो और हर एक सवाल को सुनने के बाद मैं सारे ऑप्शंस रिपीट करता हूं, इसीलिए रिपीट करता हूं कि ताकि वो तुम्हें हर चीज का सुनाई दे, और हर चीज सुनाई देगी तो तुम्हें करने के में आसानी होगी भाई, ठीक है। तो मैं खुद से भी कर रहा हूं, तो हर एक सवाल को 2-2 बार पढ़ो, 2-2 बार पढ़ने के बाद उस चीज को आंसर करने की कोशिश करो, आंसर लगाओ और आगे बढ़ो भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, और ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स प्रोवाइडेड इंस्टेंट एनर्जी। यानी कि लेते के साथ एनर्जी देना, क्या जैसे ही पी, वो नहीं बोलते जैसे स्टिंग एनर्जी मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता, गलत चीजें होती हैं, ऐसा पीनी नहीं चाहिए वैसे खैर। तो बात करते हैं यहां पर इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि सबसे पहले जो एनर्जी पिए और एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करा दे, क्या होगा भाई साहब, वो तुम्हारा होगा भाई साहब ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा है, अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर, आखिरी सवाल की ओर, जो तुम्हारे नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर के अंदर लास्ट सवाल होगा तुम्हारे बायोलॉजी का, और वो सवाल है कि इन विच प्लांट टिश्यू, प्लांट के कौन से टिश्यूज के अंदर तुम्हारी सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स पाई जाती है, भाई बताओ भाई। अच्छा सवाल है, कर अच्छा सवाल है, तो तुम्हारे करने लायक सवाल है। तो ये होते हैं तुम्हारे फ्लोएम के अंदर, किसके अंदर होती है भाई, तुम्हारे फ्लोएम के अंदर। अब ये मैं पूछूं तुमसे कि जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती है वो किन के रिप्लेसमेंट में आती है भाई,
किनके रिप्लेसमेंट में आती हैं, जो कि तुम्हारी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। किन के अंदर प्रेजेंट होती है, तुम्हारे जाइलम के अंदर। ठीक है, तो बताओ जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन माँ का मग तुमसे पूछो तो, और मैं तुम्हें बता भी देता हूं। खैर, जो तुम्हारी सीव ट्यूब्स आती हैं वो तुम्हारी आती हैं भाई साहब सीव सेल्स की रिप्लेसमेंट में। किन के रिप्लेसमेंट में, सीव सेल्स के रिप्लेसमेंट में। अगर मैं बात करूं तुम्हारी कंपेनियन सेल्स की, तो वे तुम्हारी आती हैं भाई साहब तुम्हारी अल्बुमिनस सेल्स के रिप्लेसमेंट में। किन के रिप्लेसमेंट में, एल्बुमिनस सेल्स के। और किस प्लांट के टिश्यूज में पाई जाती हैं, वो तुम्हारे होंगे भाई साहब फ्लोएम के अंदर पाई जाएंगी। किसके रिप्लेसमेंट में आएंगी, ये भी तुम्हें याद रखना भाई। ठीक है, ये चीजें याद रखने की हैं, याद रखोगे तुम। किन के रिप्लेसमेंट में आती है भाई, सीव सेल्स के रिप्लेसमेंट में और एल्बुमिनस सेल्स के रिप्लेसमेंट में। कौन आती हैं, तुम्हारी सीव ट्यूब्स आती हैं और कंपेनियन सेल्स आते हैं। अच्छा लगा सवाल, अच्छा लगा सवाल, तो थैंक यू सो मच आज बायोलॉजी के लिए। तो सारे के सारे सवाल करना, सारे के सारे सवाल दोबारा लगाना। अगर तुम्हें किसी सवाल के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसे देखो, सॉल्यूशन देखो और फिर आगे बढ़ो भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री के सवालों की ओर। देखो 15 सवाल तुम्हारे बायोलॉजी के हो गए। अच्छे सवाल थे, खैर मॉडरेट सवाल भी थे, इजी सवाल भी थे, सारे के सारे सवाल अच्छे थे। अब बढ़ते केमिस्ट्री के सवालों की ओर। पहला सवाल देखते ही तुम्हें लग रहा होगा क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। यह कह रहा है कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू व्हाट, यानी कि किसकी वजह से एटॉमिक वेट होता है भाई। यानी कि कोई भी एक कंपाउंड मान लेते हैं, यानी कि पी कंपाउंड मान लेते हैं अपन, और मैं अगर कहूं अगर तुम्हारा एक्स एक एटॉमिक नंबर है और वाई तुम्हारा एटॉमिक मास है, तो ये एटॉमिक मास किसे बोलते हैं भाई अपन। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊं एटॉमिक मास, ये तुम्हारे होते हैं क्या, प्रोटॉन्स होते हैं भाई। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अगर तुम्हारा वाई क्या होता है, तुम्हारा एटॉमिक मास होता है। अब मैं तुम्हें पूछूं अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर ये P नामक जो एलिमेंट है वो तुम्हारा न्यूट्रल है, कैसा है भाई, न्यूट्रल है, तो इसके अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो होता है भाई साहब जितने तुम्हारे प्रोटॉन्स होंगे उतने के उतने तुम्हारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके अंदर, तुम्हारे इस P नामक एलिमेंट में। अगर मैं बात करूं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई, प्रोटॉन्स की बात हो गई, अब बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, वो होते हैं तुम्हारे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक, मतलब कि जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर बोल दो या फिर प्रोटॉन्स बोल दो भाई। ठीक है, तो y इक्वल्स टू नहीं न्यूट्रॉन्स। अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स हो जाएगा तुम्हारा एटॉमिक मास माइनस तुम्हारा एटॉमिक नंबर या फिर तुम्हारे प्रोटॉन्स, तो तुम्हारे आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं यहां पर और ऑप्शंस देख के बताऊं मैं तुम्हें कि एटॉमिक वेट होता क्या है, वो होगा तुम्हारे एटॉमिक प्रोटॉन्स की मात्रा प्लस तुम्हारे कितने न्यूट्रॉन्स, यानी कि तुम्हारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एटॉमिक मास। ठीक है भाई, सवाल लगा। ये भी पता होना चाहिए अगर न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मात्रा कैसी होगी भाई, इक्वल होगी। ठीक है, कैसा लगा सवाल, इजी था। हाँ भाई इजी था सवाल, ऐसे मत बोल देना मॉडरेट था ही नहीं, इजी था, कुछ था ही नहीं सवाल में। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है सवाल कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड, यानी कि डायमंड के अंदर कार्बन एटम की जो आउटरमोस्ट सेल होती है, यानी कि सबसे बाहरी जो सेल होगी, बाहरी कोश के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं भाई। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो कार्बन होता है डायमंड के अंदर उसकी वैलेंसी होती है sp3, और जो जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं भाई। कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। ठीक है भाई, अब टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, और मैं तुम्हें बताऊं कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है भाई, 4, और जो जितने भी एटम्स होते हैं वो उनसे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, तो यानी कि चारों की चारों वैलेंसी तो कैसी हो गई भाई, पूरी हो गई। अब चारों की चारों वैलेंसी ही पूरी हो गई तो जो एक भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, खाली पड़ी रहेगी, 0। आंसर चला जाएगा ए, किसका, दूसरे सवाल का। कैसा लगा सवाल, अच्छा था सवाल, सारी डिटेल्स पता लगी कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी किसके अंदर, डायमंड के अंदर क्या होगी तुम्हारी sp3, कितनी अरेंजमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 होगी भाई। चारों के चारों जो एटम्स होंगे वो कैसे अरेंज्ड होंगे, टेट्राहेड्रली। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, है ही नहीं, तो कितने होंगे भाई, 0। किसके अंदर, आउटरमोस्ट सेल के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एक सवाल की ओर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज नहीं होता, यानी कि अपने आप नहीं हो रहा, किसी भी केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो मैं तुम्हें बताऊं कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि कुछ जैसे बर्फ ले लो एग्जांपल, अब बर्फ को अपन रख देते हैं तो अपने आप चेंज हो जाती है भाई पानी के अंदर, सही बात है। तो ये भी कैसा है, एक फिजिकल चेंज है। ये बोल रहा है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स, जैसे कि अपन किसी की गैस सिलेंडर के अंदर मान लो गैस भरते हैं, जैसे भी अपन भजाते हैं उसको घुमाते हैं तो कैसा लगता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है भाई। अगर मैं बात करूँ फर्मेंटेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की फर्मेंटेशन की बात करूँ, तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो चेंज होता है किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है नहीं भाई, इसके अंदर केमिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आंसर चला जाएगा तुम्हारा सी। अगली बात और कर लेते हैं, ये बात करता है कि एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। ठीक है भाई, जैसा पानी है, पानी उड़ के हवा से किसके अंदर जाता है, बादल बनते हैं। तो वो क्या होता है, वो चेंज कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है भाई। ठीक है, अच्छा लगा सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय। सबसे पहली चीज तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसा है। एनसीईआरटी की लाइन है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितनी शेयरिंग, कैसी शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, आंसर चला जाएगा डी। अगर मैं पूछूं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कैसे होते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके बीच, दो एटम्स के बीच। और उन इक्वल शेयरिंग की वजह से जो वो एटम बनेगा, वो बॉन्ड दो एटम्स के बीच वो कैसा होता है भाई, स्टेबल बॉन्ड बना, यानी कि उन दोनों एटम्स को क्या कर देता है, स्टेबल बना देता है भाई। क्या कर देगा, स्टेबल बना देता है। आंसर चला जाएगा चौथे का क्या, डी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो लाड लो भाई, अगला सवाल है कि इजीली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि सबसे इजीली आसानी से पानी में घुलने वाला कौन सा कंपाउंड है, जल्दी से बताओ भाई। कार्बन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है और आयोडीन है। तो अगर मैं बात करूं तुम्हारे कार्बन और नाइट्रोजन की, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, लीस्ट सोल्यूबल होते हैं भाई। किसके अंदर, पानी के अंदर। मैं कहूं कि सोल्यूबल ही नहीं होते तो मान लो तुम कि नहीं होते, क्या नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते। कुछ कंडीशंस होंगी तो बोलूं तो मैं, अगर अमोनिया के कंपेयर के अंदर कैसे होता है, लीस्ट यानी कि स्लाइटली सोल्यूबल, बहुत कम सोल्यूबल होंगे भाई। अब बात आती है अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर क्या होता है, NH3, और ये क्या करता है भाई साहब, तुम्हारे पानी के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के और उसको कैसे कर देता है, स्टेबल कर देता है भाई। क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। तो इजीली सोल्यूबल कौन सा होगा तुम्हारा, अमोनिया चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई साहब, अगर पूछूं मैं कि इजीली सोल्यूबल पानी के अंदर होता क्यों है, वो तुम्हारा होगा भाई साहब तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से, तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर वही बात आयोडीन की बात करूं तो हाइड्रोजन, आयोडीन भी कैसा होता है तुम्हारा, सबसे कम, लीस्ट सोल्यूबल बोल दो तुम्हें, या फिर इनसोल्यूबल बोल दो भाई। ठीक होता है खैर कहीं तो तुम बोल दो कि स्लाइटली सोल्यूबल है, यानी कि बहुत कम मात्रा में सोल्यूबल है, क्या, आयोडीन। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। ये कहता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रोल। बहुत शानदार सवाल है भाई, अच्छे से याद रख लेना। पहली बात तो ब्लू विट्रोल होता क्या है, क्या काम आता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और इसके केमिकल फॉर्मूले का केमिकल नाम क्या भाई। तो ब्लू विट्रोल को बोलते हैं भाई साहब अपने CuSO4, क्या बोलते हैं, CuSO4.5H2O। कितने, अब मैं तुमसे पूछूंगा ये चीज भी याद रखना कि पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के हैं 5 मॉलिक्यूल्स। किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर। तो ब्लू विट्रोल का केमिकल नेम क्या होता है भाई साहब, कैल्शियम नहीं, कॉपर सल्फेट। क्या होता है भाई साहब, कॉपर सल्फेट। अगर मैं बात करूं तुम्हारे इस ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट की, तो ये कैसे और क्या काम आता है भाई साहब। ये तो तुम्हारा कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विट्रोल होता है, वो तुम्हारा क्या काम आता है भाई साहब, हर्बिसाइड की काम आता है। किसके काम आता है, हर्बिसाइड, या फिर फर्टिलाइजर्स के रूप में काम आता है भाई। किन के अंदर काम आता है, एग्रीकल्चर के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर भाई। ठीक है, याद रखना ये सवाल, बढ़िया सवाल है। ब्लू विट्रोल का केमिकल फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा मैं उसमें बात करूं कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो 5 मॉलिक्यूल्स होंगे भाई। कितने होंगे, 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया। जल्दी से आंसर टिकाओ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं।
अगर किसी भाई को इसको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं पीछे अरे मैं तो आंसर भी दे रहा हूँ, सॉल्यूशन चाहिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मतलब कि टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज। होमोजीनियस मिक्सचर है भाई साहब किसका, दो सब्सटेंसेस का, तो उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं तुम्हारे कोलोइड की, किसकी बात करूं, कोलोइड की, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है किन का, दो सब्सटेंसेस का, जिसके अंदर एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो कि सब्सटेंस किसके अंदर मिक्स होगा, तुम्हारे एक डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर, ठीक है, वो बन जाएगा तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है भाई, अच्छा लगा सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और यह कहता है कि एन एटम दैट कैन नाइदर गेन और नॉर लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसको बोलेंगे क्या। यानी कि इनमें से कौन सी चीज है जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा। कब नहीं करेगा, सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हें बताऊं कि वो जो एलिमेंट होगा या फिर वो जो एटम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा। कैसी फॉर्म में होगा भाई, स्टेबल फॉर्म में होगा। स्टेबल फॉर्म का मतलब होता है वो इनर्ट फॉर्म के अंदर होगा, यानी कि फिर नोबल होगा, जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ना फिर क्या करेगा, लूज करेगा। कैसा लगा सवाल, अच्छा था, इजी था, खैर कर दिया होगा सभी ने। और मैं तो ये चाहता हूं कि भाई तुम 45 के 45 नहीं, तुम 50 के 50 सवाल करो, ठीक है भाई। 50 के 50 सवाल यहां पटक के गिर दो, कह रहे 50 के 50 हुए हैं मेरे, कितने हुए हैं भाई, 50 के 50। तुम्हारा चाहे बेशक हमारा पेपर इजी हो, लेकिन तुम्हारे सवाल पूरे 50 होने चाहिए, ठीक है भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की किसने थी, अब किसने की थी, किसके बेसिस पे की थी, ये भी पता होना चाहिए। उससे पहले वाले जो पीरियड्स थे यानी कि पीरियोडिक टेबल्स थी वो किसने दी थी, और अगर मैं बात करूं वो किस पर बेसिस थी, तो सबसे पहले बात आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो तुम्हारे दी थी मोजले साहब ने। किसने दी थी, मोजले साहब ने। और किस पे बेसिस थी, बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और इनसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट थे अपने, वो तो अपने मेंडलीव चाचा, कौन थे भाई, मेंडलीव चाचा। और मेंडलीव चाचा ने जो कहा था वो कहा था कि जो पीरियोडिक टेबल होगी मेरी, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको रखा था बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किसके बेसिस पे भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जो मेंडलीव, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुम्हारे मोजले साहब की, और मोजले साहब ने किस पे रखा था भाई साहब, तुम्हारे एटॉमिक नंबर पे रखा था भाई। किस पे रखा था, एटॉमिक नंबर पे रखा था भाई, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारे अगले सवाल की ओर। देखो याद रखना इस सवाल को, किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो दी थी तुम्हारे मोजले साहब ने। किस पे बेसिस थी, एटॉमिक नंबर के बेसिस, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेसिस थी भाई, ठीक है भाई। अगला सवाल 10वां सवाल और ये कहता है कि व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट इन लीड एसिड बैटरी, यानी कि लीड एसिड बैटरी की बातें मैंने तुम्हें पहले भी की थी, अब फिर से एक सवाल आया लीड एसिड बैटरी के ऊपर। और पहले बात बताएं, पूरी चीजें बताऊंगा आज मैं दोबारा से। आज के बाद अगर इसके ऊपर एक भी सवाल आता है तो वो तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं तुमसे बात करूं कि इसकी लीड एसिड बैटरी की कैटायनिक प्लेट पे कौन सा कंपाउंड होता है, एनायनिक प्लेट पे कौन सा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज वाली पे कौन सा होता है, तो जल्दी से लगाओ सवाल और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये बोलता है कि शॉर्ट सर्किट को रोकता कौन है, लीड एसिड बैटरी के अंदर, वो तुम्हारा रोकता है भाई सेपरेटर। कौन रोकता है, सेपरेटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे दो प्लेट्स की कैटायनिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पे, तो ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर होती है तुम्हारी लीड ऑक्साइड और यहां पर होता है तुम्हारा लेड भाई, ठीक है। जैसे ही इनको डिस्चार्ज करते हैं या फिर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तुम्हारे सल्फ्यूरिक एसिड से, किससे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो डिस्चार्जिंग के बाद दोनों प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट क्या हो जाता है, वो तुम्हारा डिपॉजिट हो जाता है भाई तुम्हारा लीड सल्फेट, ठीक है भाई। क्या डिपॉजिट हो जाता है तुम्हारा लेड सल्फेट, और इनको सेपरेट यानी कि प्रिवेंट करता है शॉर्ट सर्किट को, वो कौन करता है तुम्हारा सेपरेटर। कौन करता है भाई, सेपरेटर। कैसा लगा सवाल, लीड एसिड बैटरी के बारे में फिर बता रहा हूं कि सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा सवाल था खैर।
11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये कहता है कि द एसिड यूज इन द कार बैटरी, कार बैटरीज के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जहां भी दिखे आंसर टिका दो भाई, कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये डाइल्यूट करवाया जाता है पानी के साथ, किसके साथ, पानी के साथ डाइल्यूट करवाया जाता है भाई, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तुम्हारी कार बैटरीज के अंदर प्रेजेंट होता है भाई। ठीक है, हाँ तो भाई नेक्स्ट सवाल और ये कहता है कि अगर 1 kg ऑफ एन एलोय, एक एलोय है, यानी कि एलोय का मतलब क्या होता है कि यानी कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, ठीक है भाई। ये बोल रहा है कि 32% कॉपर है, ठीक है भाई, 40% जिंक है, और अगर इसके बाद में बात करूं तो बचा हुआ कितना होता है भाई, निकल का, यानी कि जो तुम्हारा कॉपर है वो कितना होगा भाई तुम्हारा 32%। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुम्हारा जो जिंक होगा वो तुम्हारा कितना होगा 40%। तो बचा हुआ कितना परसेंट है, यानी कि 100% में माइनस कर देंगे तो तुम्हारा निकल जाएगा भाई साहब तुम्हारा लगभग कितना 28%, लगभग क्या एक्यूरेट 28% निकलेगा। तो ये कह रहा है कि 1 kg एलोय है, ठीक है, उसके अंदर इतना प्रतिशत इसका है, तो 1 kg में से कॉपर का कितना होगा भाई, ठीक है भाई। 100% की बात करूं तो लगभग 32% है इसका, ठीक है। इस परसेंटेज को हटाने के लिए अपन 100 में से भाग दे देंगे, सभी को पता है वो तो खैर। और अगर बात करूं मैं कितना kg भाई, 1 किलो है, तो ग्राम के अंदर बात करते हैं, हटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब तुम्हारा 320 ग्राम। किसका पार्ट है भाई ये, तुम्हारे कॉपर। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई कॉपर का तो 320 हो गया, तो जिंक का कितना होगा, सीधा सीधा कह दो इसका 400 ग्राम हो जाएगा। निकल का कितना हो जाएगा तुम्हारा 280 ग्राम। तो जहां भी 320 दिखे आंसर टिका दो भाई, कितना 320, आंसर चला जाएगा डी। खैर बहुत ही आसान सवाल था, सभी ने कर दिया होगा। हाँ तो भाई सवाल देखो और आगे बढ़ो। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पिछली बार सवाल था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन। अब बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बेसिस पे कैसी होती है भाई, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं भाई, क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे तुम्हारी -2 रिएक्शन थी, अगर बात करूं कम करने की तो हो जाएगी -1, तो ये क्या हो रहा है भाई, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होगी भाई, कमी हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, किस में हो जाएगी, तुम्हारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल और ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डबल बॉन्ड। अरे बड़ा ही आसान सवाल है, सबको पता होना चाहिए। एसिटाइलिन रिएक्शन मैंने पिछली बार बताया था कि एसिटाइलिन को बोलते हैं तुम्हारे इथाइन। तो इसके अंदर तो डबल बॉन्ड है, लेकिन ये पहली बात तो मैं डबल बॉन्ड क्या करूं, इसके अंदर तो 2 पाई बॉन्ड्स है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर में चला जाएगा। अब बात करूं इथीन की, किसकी बात, इथीन की, तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर किसके अंदर है, इसी के अंदर है, ठीक है भाई। आसान सवाल था, खैर सभी ने कर दिया होगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल किसका भाई, केमिस्ट्री का, ठीक है। देखते हैं कि ये कहता है कि गिवन दैट द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम, तो व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ ओजोन। ओजोन का मोलिकुलर वेट कितना होगा। सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा O, अगर बात करूं मैं ओजोन की तो ये हो जाएगी तुम्हारी O3, क्या हो जाएगी भाई, O3। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम दे रखा है तो 3 ऑक्सीजन एटम्स का कितना हो जाएगा तुम्हारा 48 ग्राम, ठीक है। केमिस्ट्री के सवाल हो गए सारे सवाल इजी थे। कितने थे सारे सवाल, कोई एक आधा सवाल होगा जो मॉडरेट होगा, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल होगा जो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि हाँ अच्छा सवाल था, बाकी सारे सवाल इजी थे, कर लिए होंगे सारे सवाल। आज देखो मैं तुम्हें बात बताऊं फिजिक्स के, फिजिक्स का सवाल हो कि मैं तुम्हें लेके आऊं, ये बोलूं तुम्हें सीधी सीधी यूनिट डायमेंशन से। देखो तुम्हें यूनिट डायमेंशन पता होनी चाहिए, 5 ही सवाल है मेरे पास, इससे ज़्यादा तो खैर ला नहीं सकता तुम्हारे इस पेपर के अंदर। तो जितने भी सवाल तुम्हारे फिजिक्स के मिलेंगे तुम्हें आज, वो तुम्हारे यूनिट डायमेंशन से मिलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तुम्हारे फोर्स की, किसकी बात करूँ मैं, तुम्हारे फोर्स की। तो फोर्स होता क्या चीज़ है भाई, और फोर्स होता है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, दोनों में बताऊंगा। सबसे पहली बात करूं मैं तुम्हारे फोर्स की, तो सबसे पहले लिखता हूं मैं फोर्स, जिसको बोलते हैं अपन सबसे नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं, इसको सभी को पता होता है भाई। किसको पता है, सभी को पता होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसकी बात करूं इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन हो जाएगा इसकी m1L1T-2, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी और इसकी यूनिट भी हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, क्या ये तुम्हारी एमकेएस यूनिट है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की तो ये तुम्हारी हो जाती है न्यूटन, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो होती क्या है, वही तो पूछ रहा है इसकी सीजीएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट की अगर होती भी है तो उसकी मैं बताऊंगा तुम्हें इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, किससे रिलेटेड, एसआई यूनिट से रिलेटेड, ठीक है।
तो अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होगी वो तुम्हारी होगी डायन। क्या होगी भाई? डायन। क्या होती है? डायन होती है। कितनी होती है? 1 न्यूटन में कितने डायन? 10 की 5, 5 डायन। याद रखना भाई, कितनी होती है? 10 की 5। अच्छा सवाल था, खैर इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, फिर से वही बात, फॉर्मूले का पता होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी के सारे फॉर्मूले याद रखो ना। अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर किसके अंदर डिपेंड कर रही होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रही है किस किस पे? मास और वेलोसिटी पे। तो पहले सबसे पहले ऑप्शंस देखो और आंसर लगाओ। आंसर चला जाएगा ए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है भाई, कैसा होता है जल्दी से बताओ। और उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? तो काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन कर रहा है किससे? मोमेंटम से। तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। तो अब मेरा सवाल है, जल्दी से जल्दी जितने भी भारे भाई देखे मेरे को, वो सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ कैसा बनेगा भाई, कैसा बनेगा। सारे के सारे मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, वो तुम सवाल के थ्रू में तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले इनका काम करना, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के जो बीच का ग्राफ होगा वो कैसा होगा। ठीक है भाई, यहाँ का सवाल हो गया, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो भाई तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू ए कार रनिंग एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि एक कार है वो मूव कर रही है किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड पे ऊपर एक कार क्या कर रही है? मूव कर रही है विद ए यूनिफॉर्म सरफेस। सरफेस कैसी है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। और कार मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है भाई, तो ऑप्शंस देखो और आंसर लगाने की कोशिश करो भाई। ऑप्शन कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0। नहीं भाई, वो तो मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली, तो 0 तो नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0। वेलोसिटी ऑफ द कार भी 0 नहीं हो सकती, वो तो एक्सेलरेट कर रही है यानी कि आगे जा रही है, तो वेलोसिटी कैसे 0 हो सकती है। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। अगला ऑप्शन कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द कार इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। हाँ भाई साहब, इंक्रीजिंग स्पीड के साथ वो कैसा कर रही है? मूवमेंट कर रही है किसके अंदर? एक्सेलरेटिंग मूवमेंट में। आंसर चला जाएगा डी। किसका? तीसरे सवाल का। अच्छा सा सवाल, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, और ये कहता है कि 1 kg वेट इज इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा सही है भाई बताओ जल्दी से। 1 किलो वेट की बात कर रहा है ना कि मास की बात कर रहा है भाई, कितने। अब मैं बात करूं mg की, किसकी? वेट को क्या बोलते हैं भाई अपन? mg बोलते हैं। तो इसके अंदर मास कितना दे रखा है? 1 किलो दे रखा है। और दूसरा बहुत भाई जी की वैल्यू होती है, देखो एक्यूरेट वैल्यू होती है 9.8। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 1 kg मास और kg न्यूटन मीटर पर, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसकी यूनिट होगी, और तुम्हारे न्यूटन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा? 9.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। 1 किलो वेट की कितनी हो जाएगी भाई? किसके बराबर होती है? 9.8 न्यूटन के बराबर। पांचवा सवाल और आखिरी सवाल। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि सारे सवाल किससे होंगे? यूनिट्स होंगे भाई। सबसे पहली चीज, हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है भाई। किसकी है? फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं तुमसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन पूछो वो कैसा होगा भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम पीरियड के। अगली बात करूं मैं तुम्हारी यूनिट पूछूं मैं तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो तुम्हारी हो जाती है भाई साहब, क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, जिसका सिंबल होता है भाई ए। अगर मैं तुमसे बात करूं वोल्टेज की, तो वोल्टेज की होती है तुम्हारी ऐसा यूनिट, वो होगी तुम्हारी वोल्ट। और इसको डोनेट करेंगे, मतलब डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे भाई? तुम्हारे एम से करेंगे। अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे प्रेशर की, प्रेशर होता है तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट की बात करूं तो मैं ऐसा यूनिट और यूनिट की बात करूं इसकी, तो वो होती है तुम्हारी पास्कल। क्या होती है? पास्कल भाई। ठीक है, इतने सवाल, सारे सवाल अपने क्लियर हो गए। 35 सवाल तुम्हारे हुए। 35 सवालों में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितने भी सवाल तुम्हारे लिए नए थे तो सारे सवालों को लिख लो। अगर तुम्हारे लिए सारे सवाल इजी थे तो कोई बात नहीं भाई, आगे और अच्छे सवाल आएंगे, अच्छे सवाल करना। अगर तुम्हारे सारे सवाल क्लियर हुए तो सारे के सारे सवाल लिख दो भाई मेरे को कि 35 में से 35 सवाल सही हुए हैं भाई। मैं जवाब लेता हूं अपने बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स की। सारे सवाल तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा तुम्हारी जो बायोलॉजी की क्लास में आखिरी में जाते जाते खैर बता जाता हूँ कि तुम्हारी बायोलॉजी की क्लासेज थे वाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। फिर भी मैं तुम्हारे लिए मॉडल सेट रिकॉर्ड करने आया हूँ भाई।
तो तुम्हारी जो कल क्लास आ जाएगी तुम्हारी किसकी, बायोलॉजी की, जो तुम्हारा सेकंड पार्ट बचा हुआ है तुम्हारा सेल बायोलॉजी का। भाई अच्छे से पढ़ो, मैं कह रहा हूँ वो कंटेंट तुमने पढ़ लिया तो इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा भाई। मैं साफ सीधी कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है वो पढ़ लो, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा भाई सेल बायोलॉजी से, ठीक है। दावा है मेरा ये चीज़ का, याद रखना इस चीज़। अब बात आती है तुम्हारे अगले सवालों की ओर, जो तुम्हारे मैथ वाले टीचर करवाएंगे और तुम्हारी जीके वाली मैम करवाएंगी, तो जल्दी से उनको बुलाते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद मेरे भाइयों। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फौजी लाइफ स्टाइल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम ये BSF के जवानों के लिए तीसरा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने हमारे जो दो पहले वाले मॉडल पेपर देखे उनको बहुत अच्छी तरीके से सोल्व किया और आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके, कोई कह रहा है कि 84, 85, 90, 92, तो इसका मतलब उस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है। और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके ही इतने क्वेश्चन बैठते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन 50 के आसपास बैठ रहे हैं। तो भाई जो 50 के आसपास क्वेश्चन बैठते हैं वो थोड़ी मेहनत और अच्छी करो और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। अपनी प्रैक्टिस जारी रखोगे, मॉडल पेपर करते रहोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत अधिक रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको मॉडल पेपर और मॉडल पेपर के साथ ही आपकी क्लासें भी उपलब्ध करवाऊंगा। सारी क्लासें, जो भी आपके डाउट है वो कमेंट में लिख दिया करो कि सर इस क्वेश्चन में ये डाउट था मुझे, तो डाउट आपको या तो उसी कमेंट में सोल्व करके मिल जाएंगे या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है भाई। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे मॉडल पेपर से। तो अपना पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का एक बट्टा देता है, वह अपने माल का मूल लागत मूल्य से कितने अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 19% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। क्या हो जाए? लाभ हो जाए। कितने का लाभ होना चाहिए? 19% का लाभ होना चाहिए। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है, वो किस पर डिस्काउंट दे रहा है? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 85 का, 85 का। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आप लोग क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग हमेशा इन दोनों को जोड़ लिया करो भैया। तो एक बार बट्टा दे दिया और एक बार नहीं दिया तो जोड़ लिया करो, या फिर ये काम किया करो कि अंकित मूल्य में से भी 100 की बाकी निकाल दो और प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में क्या कर दो? ऐड कर दो। यानी ये तो हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा 85। इनका क्या निकाल लो आप? अंतर निकाल लो। तो इनका अंतर आ जाएगा आपका 34। अंतर कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। और आपको पूछ रहा है वो कि कितने अधिक अंकित करें, कितना मूल्य अंकित अधिक करना है। तो इसमें 34 अपॉन 85 और प्रतिशत में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से और इनको आपस में क्या कर दो? रे काट दो। तो 17 दूनी 34, 17 से किया 5 और 5 से काटा तो 20 और 20 दूनी 40। तो कितना मूल्य अधिक अंकित करना पड़ेगा हमें? 40%। अगर आप अधिक अंकित मूल्य कर दोगे तो हमको कितना लाभ हो जाएगा? 19% का लाभ हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाए तो 20% लाभ होता है। अगर हम 10% का कमीशन देते हैं तो कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितने का होगा? यदि 10% का कमीशन दे, यानी 100 के ऊपर कितने का कमीशन दे दें? हमें 10% का कमीशन दे दें। जब हम 10% का कमीशन देंगे, जब हम 10% का कमीशन उसको दे देंगे तो कितने का मूल्य हो जाएगा? 90 रुपए का। और हमें लाभ कितना हो जाएगा? 20 का, यानी 120। इसी प्रकार से बराबर आप इसको कर दो, कितने का कमीशन दे रहा है? 20 का, यानी 80 हो जाएगा मूल्य। और लाभ प्रतिशत तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं, तो बटे में x कर दो और इसको सोल्व कर दो। 0 से 0 कट गई, 3 से 3, 3 से 4,
अब इनको काट लो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। 3x बराबर 8 चौक 32, 320, 3 का भाग दे दो इसमें। अगर 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 0 और 3 छके 18, इस प्रकार से आ जाएगा 106.666। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? अगर आप इसमें से 100 की बाकी निकाल दो, 100 की बाकी निकालोगे तो 6.6 या फिर 6 सही 2/3 हो जाएगा। 6 सही 2/3 हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपए पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टों की धनराशियों का अंतर क्या होगा? बट्टों की धनराशियों का अंतर पूछ रहा है, तो 500 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अरे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा आपके। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और इसका 30% तथा 10%, 30% और 10% कैसे निकालते हैं? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो कितना हो गया? 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10 बटा 100, और 0 से 0 कट गई तो 40 में से 3 गए तो 37। तो 500 का 37% निकाल लो। अरे 500 का 37% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 0 कट जाएंगे। 37 को 5 से गुणा कर दोगे तो 37 को 5 से किया तो 7 पंजे 35, हासिल 3 और 5 15 और 3 18, 185 हो गए। 200 में से 185 गए तो कितने रुपए रहे? 15 रुपए। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितनी धनराशियों का अंतर हो जाएगा? सीधा सिंपल सा है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी और कुछ नहीं है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखा है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। तो ए का मान 3 अनुपात बी है और बी और सी का 3 अनुपात 4 है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो संख्या आगे होती है इसको आगे बढ़ा दो, इधर है तो इसको आगे बढ़ा दो और आपस में क्या कर दो? रे मल्टीप्लाई कर दो, ये अनुपात हो जाएगा। लेकिन वो पूछ किसका रहा है? ए और सी का। तो ए का तो 9 है और सी का कितना है? 8 है। तो 9 अनुपात 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त होता है। ए को कितना प्राप्त होता है? 3/5 प्राप्त होता है। मैंने कहा था कि बटे वाली संख्या को हमेशा क्या मान लिया करो? टोटल मान लिया करो। अगर नीचे वाली टोटल हो जाएगी तो ऊपर इसका हिस्सा हो जाएगा, यानी 5 में से 3 हिस्से तो किसको मिल रहे हैं? ए को मिल रहे हैं। शेष लाभ को बी तथा सी, शेष कितना बचेगा? 5 में से 3 ए को मिलेगा तो दो शेष बच जाएगा, और 2 शेष बचेगा तो किसको मिल रहे हैं? वो बी और सी को बराबर मिल रहे हैं। बी और सी को कैसे मिल रहे हैं? बराबर मिल रहे हैं, तो 2 को 1-1 रुपए इनको मिल जाएगा। 1 रुपए बी को मिल गया और 1 रुपए किसको मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा। बराबर बांट लिया। सी को ए से 400 रुपए कम लाभांश प्राप्त होता है। सी को ए से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं? 400। लेकिन हमें यहां से कितना प्राप्त हो रहा है? कम 2, यानी 2 का मान हमें कितना दे रखा है? 400। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 200। वो क्या पूछ रहा है? कुल लाभ, और कुल कितना है? टोटल कितना है? 5। 1 यूनिट का मान 2, तो 5 यूनिट का 200 हजार। कहाँ है हजार ऑप्शन में? ऑप्शन सी। 200 को 5 से अगर आप मैथ के चैप्टर लोगे, मैथ की क्लास लोगे, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। आप 5 क्वेश्चन भी, आप ऐसे मत समझो कि ये 5 ही क्वेश्चन है, इनको मत छोड़ा करो। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे को पिछले मॉडल पेपर में कह रहे थे कि क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है सर। तो भाई क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं, थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के हैं। तो मैंने ये आपके लिए 5 क्वेश्चन जो भी लेके आया हूँ, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। तो इनको चेक करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे हल हुए इनमें से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार। सभी जवानों का एक बार फिर से स्वागत है फौजी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अनीता यादव आज आपको नर्सिंग असिस्टेंट जीके के क्वेश्चन सोल्व कराने वाली हूं। तो हम बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान की, काली की, अयप्पा की, पशुपति की। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से तो मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन मोहरों पर मिले प्रमाणों के अनुसार ये विभिन्न पशुओं की भी पूजा करते थे, जिनमें प्रमुख है पशुपति। तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटा। तो दोस्तों देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच पृथ्वी को अपने एक्स पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अपने एक्स पर पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 2 देशांतरों के बीच का समय अंतराल हो गया राइट 4 मिनट। और 15 डिग्री देशांतर में घूमने पर समय लगता है 1 घंटा। तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमेगी। 2 देशांतरों के बीच का समय होगा 4 मिनट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर होगा इसका सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ये अस्थायी अध्यक्ष रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा के द्वारा इन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है, जहां पशु मेला होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। यह राजस्थान के अजमेर में होता है पशु मेला। अजमेर में वार्षिक पशु मेला होता है राजस्थान के, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन की जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य की पुस्तक है। इस ग्रंथ में हमें किसके प्रशासन की जानकारी मिलती है? गुप्त की, मौर्य की, प्रतिहार की, राष्ट्रकूटों की। तो बच्चों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मौर्य प्रशासन की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ था, तो इसमें आंसर होगा कौटिल्य। हम एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहे हैं। मौर्य, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की, गुप्तचर रणनीतियों की और सैन्य व्यवस्थाओं की जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, हिंदू की, पारसी धर्म की, बौद्ध धर्म की। तो बताओ बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से है। इसमें भगवान बुद्ध के अनुशासन, नियमों, शिक्षाओं का वर्णन है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था प्रथम उपदेश अपना? इनका मूल नाम था सिद्धार्थ। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में जन्म,
सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में मृत्यु, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आनंद, सिद्धार्थ, क्या होगा राइट आंसर इसका? वर्धमान, सारिपुत। तो भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, राइट आंसर होगा वर्धमान। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पृथ्वी के सूरज सबसे करीब कब होता है? सूर्य पृथ्वी के पास में कब होता है प्रतिवर्ष? 3 जुलाई को, 3 मई को, 3 जनवरी को, 3 मार्च को। बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है। इस घटना को उपसौर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि उपसौर, तो उपसौर में 3 जनवरी। और पृथ्वी सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य के। इस घटना को अपसौर के नाम से भी जाना जाता है। 4 जुलाई को अपसौर, 3 जुलाई को उपसौर। जहां पृथ्वी सबसे पास 3 जनवरी को और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर रहने वाला है बुध ग्रह। कुल कितने ग्रह हैं? 8, जिसमें बुध ग्रह है वह सबसे छोटा है और यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।